अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने देखा इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होने वाला है मार्च 9 2025 को। इसमें इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया सेमीफाइनल के अंदर, और फाइनल में जगह बनाई है। दुबई में ये मैच होगा और इस मैच के अंदर क्या होने वाला है, किस तरह का टॉस जीत जीत के किसको बैटिंग बैटिंग पहले करनी है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, कैसे स्ट्रेटजीज को बनाई जाए कि इसको मैच को जीता जाए, तो वो सब हम देखेंगे। और फिर इसकी स्टैट्स भी हम देखेंगे कि पिछले मैचेस में क्या हुआ है और किसके क्या चांसेस हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का पहले भी मैच हुआ, आपने देखा था दुबई के अंदर, तो उसके क्या नतीजे थे तो वो तो आपको पता ही है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था कॉम्प्रिहेंसिवली, लेकिन उसमें क्या फैक्टर्स थे और किस तरह से इंडिया न्यूजीलैंड अब इसको कम्बैट करेगा, तो वो हम सब देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम देखते हैं कि इसमें स्टैट्स क्या है। न्यूजीलैंड ने अब तक 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं और 1 हारा है, जो कि न्यूजीलैंड ने हारा था इंडिया के खिलाफ दुबई में, ग्रुप मैच में। और इंडिया ने अपने लास्ट 5 मैचेस में से पाँचों मैच जीते हैं। तो ये स्टैट्स है दोनों की लास्ट 5 मैचेस की। इंडिया के स्पिनर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 21 विकेट्स ली हैं, जबकि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी में इस वाले अब तक 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, इसमें अब तक 17 विकेट्स लिए। तो स्पिनर्स दोनों के हेड टू हेड हैं, दोनों के इफेक्टिव हैं। और इसमें जाहिर है इंडिया 4 स्पिनर से खेल रहा है, न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं, तो इसमें स्पिनर्स की भी जंग हो सकती है। लेकिन फास्ट बॉलर्स का भी किरदार रहा है। हेनरी ने इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें ली थी दुबई में, इससे पहले जो मैच हुआ था इनका ग्रुप मैच उसके अंदर। उसके अलावा हेनरी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में 10 विकेट्स ली एट द रेट ऑफ 16 रन पर विकेट। इन्हें हर 16 रन देके उन्होंने विकेट ली है, 10 विकेट्स इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और उन्होंने जो है वो 5 अगेंस्ट इंडिया ली थी, तो उस लिहाज से उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक भी अच्छी खासी है। रोक और आपने देखा था जेमिसन, वो भी अच्छे खासे स्टैंडर्ड बॉलिंग करते हैं। तो बॉलिंग में कॉम्बिनेशन दोनों का अच्छा है। न्यूजीलैंड की टीम में 8 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में इंडिया में 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी। लेकिन वो टेस्ट सीरीज थी और ये वनडे है, तो जाहिर डिफरेंस है। लेकिन उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि हमने इन्हीं प्लेयर्स को 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई हुई है इंडिया के अंदर। और पिच कंडीशन तकरीबन सेम ही है इन सब कॉन्टिनेंट की, तो इसलिए कुछ एज उनको ये है कि उन्होंने इसमें इंडिया को इस मतलब ओडीआई में नहीं तो टेस्ट में कुछ परफॉर्मेंस दिया हुआ है। मैट हेनरी जो है वो इंजर्ड है। सेमीफाइनल के दौरान वो फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे, क्लासन का कैच लेते हुए। और उनको जो इंजरी है वो उसकी वजह से डाउटफुल है। लेकिन उनकी टीम होपफुल है कि शायद वो ही विल मेक अ कमबैक और वो जो है वो खेलेंगे मैच के अंदर। तो अगर वो नहीं खेलते तब भी उनके पास अच्छी खासी जो है वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है न्यूजीलैंड के पास। लेकिन ये सेटबैक होगा क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने इंडिया के खिलाफ 5 विकेट ली थी, जो कि एक बहुत साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा उनके लिए, जो एडेड एडवांटेज होगा उनको, वो लॉस हो जाएगा अगर वो नहीं खेलते। तो ये एक न्यूज़ है। न्यूजीलैंड ने आईसीसी इवेंट के फाइनल में 6 टाइम्स जगह बनाई है, जिसमें से केन विलियम्स जो है वो 5 दफ़ा उनके साथ थे। आउट ऑफ द 6 फाइनल्स दैट न्यूजीलैंड प्लेड इन आईसीसी इवेंट्स, उसमें से 5 में केन विलियम भी थे। शुभमन गिल ने 23 ईयर्स की एज में न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई है ओडीआई के अंदर, तो ये उनको एडवांटेज है। तो जाहिर है ये फैक्टर्स जो हैं वो साइकोलॉजिकली काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या है। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल के अंदर 7 विकेटें ली थी, तो उनके स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव थे। लेकिन इंडिया के खिलाफ जब वो ग्रुप मैच खेले थे तो उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें ली फॉर 128 रन एट द रेट ऑफ 5 रन पर ओवर। तो इंडिया के खिलाफ उनके स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं थे ग्रुप मैचेस के अंदर। लेकिन ग्रुप मैचेस के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि वही परफॉर्मेंस रहेगी। इंडिया डेफिनेटली स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उनके जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं स्पिनर्स को। लेकिन जब फाइनल होता है तो नर्व्स भी होती हैं, फाइनल के अंदर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता उस बेसिस के ऊपर। और पिच ज़ाहिर है वही है, तो इसलिए देखते हैं कौन इफेक्टिव रहता है। लेकिन ये स्टैट्स हैं जो कि लास्ट 2 मैचेस के। कोहली जो है वो 45 रन अवे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर के लिए। क्रिस गेल का रिकॉर्ड है अब तक, वो हाईएस्ट रन गेटर हैं इन चैंपियंस ट्रॉफी। अगर कोहली 45 बना दे तो ये माइलस्टोन हम देख सकते हैं इस मैच के अंदर। तो कोहली विल बी द हाईएस्ट रन गेटर इन चैंपियंस ट्रॉफी, बीटिंग क्रिस गेल रिकॉर्ड। तो ये पॉसिबिलिटी है इस मैच के अंदर। अब देखते हैं कि कॉन्टेस्ट कैसा रहेगा, क्योंकि जाहिर है फाइनल की सबको एक्साइटमेंट होती है, और इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। और इसमें आपने देखा कि दोनों काफ़ी मतलब दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम
to reach the final events or knockout stages of the ICC events in past few years, और इसमें इनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और इनकी जो है वो परफॉर्मेंस भी बेहतर है। तो इसलिए अब देखते ही है कि इसमें से जाहिर है जिसकी नब्ज अच्छी होगी वो जीतेगा, एक न एक को तो जीतना है और एक को लूज़ करना है, लेकिन अच्छे कॉन्टेस्ट के बाद अगर जीता जाए और लूज़ किया जाए तो फिर उसमें मज़ा आता है। वन साइडेड होने के बाद तो उसमें वो बात नहीं रहती। तो होपफुली न्यूजीलैंड विल नॉट बी द सेम एज दे प्लेड इन द लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया इन दुबई, जो कि वो बड़े आराम से हार गए थे, 203 रन पे वो ऑल आउट हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा चांसेस हैं कि वो दे विल प्ले मच बेटर। बैट्समैन अपनी गलती से उसमें आउट हुए थे, स्पिनर्स की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई थी कि बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही हो या बहुत ज़्यादा स्किड हो रही हो बॉल। तो गलत शॉट खेलते हुए जैसे आपने देखा था कि वो टॉम लेसन जो है वो सीधी बिल्कुल विकेटों में आती हुई बॉल को पीछे खेलने के चक्करों में वो बोल्ड हो गए। इससे बहुत सारे दूसरे बैट्समैनों ने गलत शॉट खेल के हवा में खेल दिए और स्काई हाई बॉल्स को उन्होंने कैच दे दिया। तो बहुत मोहतात खेलना पड़ेगा, जाहिर है यू कैन नॉट रियली टेक द स्पिनर्स लाइटली। लेकिन इंडिया स्पिनर्स जो है वो सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, स्ट्रेट यू मिस एंड आई हिट वाली बात है। इसलिए कि जाहिर है वो स्पिन इतनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन इफ़ यू कीप द लाइन एंड स्टेडी तो वो बैट्समैन फ्रस्ट्रेटेड होकर रॉन्ग शॉट खेलते हैं। तो वही इंडिया का एडवांटेज है। इंडिया को ये एडवांटेज है इसमें कि उनकी डेप्थ ऑफ बैटिंग काफ़ी है, 8 नंबर तक उनके पास बैटिंग है और उनके टॉप 7 सारे 40 प्लस स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। यानी इस टूर्नामेंट में उनके सारे टॉप 7 ने 40 प्लस स्कोर किया हुआ है। आपने देखा था शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई थी, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, रोहित शर्मा ने 44 बनाए, आयर ने स्कोर किया, के राहुल ने स्कोर किया, अक्षर पटेल ने स्कोर किया। तो सारों ने स्कोर किया हुआ है। तो दे हैव कॉन्फिडेंस लेवल हाई कि उनकी बैटिंग जो है वो अब फॉर टॉप 3 पे नहीं रिलाई कर रही, बल्कि लोअर ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए चांसेस ये है कि अगर टॉप ऑर्डर में से विकेटें जल्दी गिरती हैं तो लोअर ऑर्डर के पास ये अब एक्सपीरियंस है कि वो उसको कुछ संभाल सकें। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि अभी भी इंडिया का जो है वो लोअर ऑर्डर वल्नरेबल है। टॉप 3 में से अगर 50 तक आपकी 2 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 50 ओवर्स इज़ लॉन्ग वे टू गो। तो ये इंडिया को थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा। यही न्यूजीलैंड के साथ भी है कि न्यूजीलैंड जो है उनके पास 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि मैच को चेंज कर सकते हैं, किसी एक दो लोअर ऑर्डर के अंदर, 2 टॉप ऑर्डर में। तो अगर वो जल्दी गिर जाते हैं तो फिर जाहिर है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनके पास इतनी डेप्थ नहीं है बैटिंग के अंदर, नीचे उनकी टेल ज़रा ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया का एक और एडवांटेज ये है कि उनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं और उन्होंने सबको ही ट्राई किया हुआ है और सब कामयाब हैं, सबने विकेटें ली हुई हैं। तो इस लिहाज से इंडिया 4 उनके जो स्पिनर्स हैं, हैवी स्पिन पे जा रहे हैं वो। तो आई डोंट थिंक दे विल मेक एनी चेंजेस टू दैट। इसके इसके बरखिलाफ न्यूजीलैंड में बॉलिंग ऑप्शंस जो हैं वो फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स दोनों की अच्छी है, कॉम्बिनेशन उनका अच्छा है। तो इट बी अ चैलेंज फॉर इंडिया एज वेल। जहाँ तक पिच कंडीशन का ताल्लुक है, दुबई के में 4 मैचेस जो हुए हैं उसमें इंडिया ने चारों मैचेस में टॉस हारा और 3 में उन्होंने चेस करके मैच तीनों जीत लिए और एक उन्होंने टॉस हारने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग की जिसमें वो 30 फॉर 3 हो गए थे, लेकिन वो उन्होंने वो मैच भी जीत लिया। तो टॉस डज नॉट सीम टू हैव लॉट ऑफ से इन द आउटकम ऑफ द मैच, बिकॉज ड्यू फैक्टर नहीं है जैसे कि अक्टूबर नवंबर में ड्यू फैक्टर होता है यहाँ पर। तो ड्यू फैक्टर नहीं है, पिच ड्राई एंड हार्ड है और इतनी ज़्यादा मतलब इवन बाउंस है, इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं है स्पिनर्स को जितनी कि समझा जा रहा था। तो अगर स्पिनर्स को देख के खेला जाए और राइट बॉल पे शॉट मारे तो फिर चांसेस है कि अच्छे स्कोर हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये देखा गया है कि पिच एज एज वी गो अलॉन्ग टूवर्ड्स द 100 ओवर्स पिच स्लो हो जाती है, तो बैट्समैन के लिए स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। तो लेटर स्टेजेस में बैट्समैन को मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी, आई थिंक दे विल वांट टू बैट फर्स्ट करके वो कोशिश करेंगे कि क्योंकि उस वक्त पिच थोड़ी फास्ट होती है, बॉल बैट पे सही अच्छी आ रही होती है, तो उसमें स्कोरिंग के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि रन अक्यूमुलेट किए जाएँ ताकि वो एडेड एडवांटेज हो, उनको उनको डिफेंड करने में फ़ायदा हो। लेटेस्ट स्टेजेस में क्योंकि स्कोरिंग मुश्किल हो जाती है तो छोटा टारगेट भी चेस करने में मुश्किल होती है। जैसे आपने देखा था न्यूजीलैंड 23 पे ऑल आउट हो गए थे, चेजिंग अ मॉडेस्ट स्कोर ऑफ 249। इंडिया ने 249 बनाए थे, न्यूजीलैंड नहीं बना सका था वो। तो दे मैनेज टू डिफेंड इट। हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नहीं थी उनकी, आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग थी कि न्यूजीलैंड ने जो है वो खेल नहीं पाया। न्यूजीलैंड वर मे बी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मे बी दे वर ऑलरेडी थिंकिंग कि हम तो फाइनल में है तो लेट्स ट्राई आउट द पिच। उसको जो भी वजह थी, आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड वर विद द इंटेंट टू विन। तो बहरहाल अब डिफरेंट बॉल गेम है, फाइनल है, दोनों का स्टेक्स हैं, तो मे बी द मैच विल बी मच बेटर। तो ये एक वो है फैक्टर, ड्यू फैक्टर नहीं है इसमें। तो वेदर यू बैट फर्स्ट और बैट सेकंड, इसमें एडवांटेज बैट फर्स्ट का मुझे ज़्यादा लगता है।
तो लो स्कोरिंग होगा गेम मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा स्कोरिंग है। ऑल्दो के आपने देखा था लास्ट सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड ने काफ़ी स्कोर हैवी किया 360, और साउथ अफ्रीका ने 50 एक्स्ट्रा रन्स दिए लास्ट फ्यू ओवर्स के अंदर, बहुत ज़्यादा उन्होंने रन्स दे दिए थे। लेकिन वो बॉलिंग का मसला था, बॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वेवर थी और बहुत फुल टॉसेज और वे ऑन द लेग साइड विच हेल्प न्यूजीलैंड टू एक्यूमुलेट रन्स। तो अगर बॉलिंग इसमें सही लाइन लेंथ पे करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत चांसेस है कि टीम को कंटेंट किया जा सकता है। इस मैच में फैब फोर में से दो खेल रहे हैं, कोहली और विलियमसन, दोनों से उम्मीदें होंगी। जाहिर है कोहली जो है वो मैच विनर है, वो रन एक्युमुलेट करते हैं। लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान के खिलाफ 100 और फिर उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84, तो फॉर्म में आ गए वापस। और लॉ ऑफ एवरेजेस तो ये कहता है कि अब वो फेल होंगे इसमें, लेकिन क्योंकि कोहली फाइनल के लिए अपना बेस्ट रखते हैं और वनडे में उनका परफॉर्मेंस दूसरे फॉर्मेट्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, तो उनसे उम्मीद है कि अगर विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो ही विल बी द एंकर रोल एंड ही विल लेट अदर्स प्ले अराउंड हिम। तो वही रोल जो करते हैं, वो फास्ट नहीं खेलते हैं, वो बेसिकली रन अकोमोडेट करते हैं, तो वही इनका रोल होता है। आखिर में जाके फिर वो कोशिश करते हैं कि मैच को विन करें। तो कोहली जो है वो एक फैक्टर है। रोहित शर्मा जो है वो थोड़े से उनका कंसर्न है, क्योंकि उन्होंने अब तक जो है वो ज़्यादा स्कोर नहीं किया। 44 इनका हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट के अंदर, और उन्होंने 106 रन बनाए मेरे ख्याल से अब तक। तो इसलिए उनका जो एवरेज है वो बहुत कम है, और इसमें अब ड्यू है उनसे एक बड़ी इनिंग, तो हो सकता है इस मैच में वो कुछ परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप ऑर्डर में एटलीस्ट 2 प्लेयर्स जो हैं वो कुछ परफॉर्म करें इन फर्स्ट 10 ओवर्स टू गिव अ गुड स्कोर एट द एंड फॉर द लोअर ऑर्डर बैट्समैन। मेरे ख्याल में जो भी टॉस जीतेगी टीम, उसकी स्ट्रेटजी यही होगी कि 40 ओवर्स तक विकेटें बचाई जाएं और जितना स्कोर कर सकें 4-5 रन पर ओवर के लिहाज से वो स्कोर किया जाए, और 200 के करीब 40 ओवर्स पे अगर हम होते हैं तो 10 ओवर लास्ट 10 ओवर्स के अंदर अच्छा स्कोरिंग की जा सकती है अगर आपके पास बैट्समैन है तो। और आपने देखा कि इनके पास अच्छे बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के पास, और इंडिया के पास भी अच्छे बैट्समैन हैं लोअर ऑर्डर में। तो स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में दोनों की जो भी खेलेगा वो यही होगी कि रन अकोमोडेट करें मिडिल ओवर्स के अंदर, और फिर लास्ट फ्यू ओवर्स के अंदर जो है वो स्टॉक करके जो है वो 300 के करीब स्कोर पहुंचाया जाए। मेरे ख्याल से 289 रन जो है वो विनिंग स्कोर हो सकता है इस मैच में, क्योंकि पिच जो है वो स्लो हो जाती है सेकंड इनिंग में और स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड के तरफ से इंडिया के खिलाफ 4th और 5th नंबर के जो बैट्समैन हैं, टॉम लेसन और मिशेल, उन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई हुई हैं, ईच सेंचुरीज बनाई हुई हैं इंडिया के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये उनका एडवांटेज है कि मिडिल ओवर्स में उनके स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं, तो अगर वो अच्छा खेले और नीचे लोअर ऑर्डर बैट्समैन आके वो जो है वो स्कोरिंग फास्ट रेट पे कर सकते हैं लास्ट 10 ओवर्स के अंदर, तो अच्छे चांसेस हैं स्कोर करने के। सैटर्न ने कोहली को आउट किया आउट ऑफ लास्ट 5 में से 2 टाइम्स उन्होंने कोहली को आउट किया है, और लेस देन 4 रन एन ओवर कोहली उनके ऊपर बना सके हैं। तो सैटनर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है अगेंस्ट कोहली, तो देखते हैं उनकी बड़ी अच्छी जंग हो सकती है इस दफ़ा। तो इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो 2 मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है टू रीच द आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट स्टेजेस में सिंस 2011। आईसीसी इवेंट्स के 14 इवेंट्स हुए हैं, जिसमें से 12 में इंडिया नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचा है, और इन 12 में से इंडिया ने 4 टाइम सेमीफाइनल में लूज किया, और 5 टाइम वो रनर्स अप रहे, और उन्होंने चैंपियन बने 3 टाइम्स आउट ऑफ द 12 टाइम्स दे रीच द नॉकआउट स्टेजेस। न्यूजीलैंड ने 8 टाइम्स रीच किया उन्होंने नॉकआउट स्टेजेस पे, 4 सेमीफाइनल की विन हुई उनकी, 3 टाइम्स रनर अप थे वो, और एक दफ़ा वो चैंपियन बने 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जब उन्होंने इंडिया को बीट किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल के अंदर। तो ये दोनों का रिकॉर्ड है। आईसीसी इवेंट की मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स हैं ये नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचने वाली। तो देखते हैं हम ये, जाहिर है पास परफॉर्मेंस इज नो इंडिकेटर, उस दिन जो अच्छा खेलता है वो लेकिन कि हम पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और प्लेयर्स की फॉर्म के बेसिस पे पिचेस की कंडीशंस के ऊपर हम कुछ कह सकते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। वैसे तो इंडिया बहुत स्ट्रांग लग रहा है और इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जीतने के, लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो इतना ज़्यादा फार अवे नहीं है। न्यूजीलैंड के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर वो शुरू में अच्छा खेलें और अपनी विकेट को इंटैक्ट रखें और बहुत ज़्यादा कैरिड अवे ना हो जाएं, स्पिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट खेलने की कोशिश ना करें, बल्कि रन एक्यूमुलेट करें और फिर बाद में लेटर ओवर्स के लिए विकेट बचा के रखें एंड देन स्लॉट करें उसको। तो बेसिकली इनको कोई अल्ट्रा सीधे शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं है, और राइट बॉल पे राइट सिलेक्शन ऑफ द बॉल
टू हिट द राइट बॉल्स फॉर 4s एंड 6s इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो सही सिलेक्शन करते हैं और सही खेलते हैं और अपने विकेट्स को इंटैक्ट रखते हैं तो न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, दोनों की इवन चांसेस हैं। इंडिया के चांसेस ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो इस पिच पे खेलते रहे हैं, उनको इस पिच का कंडीशन का पता है और उनको एडवांटेज है डेफिनेटली 100%। और न्यूजीलैंड को ये साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज है कि वो ये एक मैच यहाँ खेले हैं और वो हार चुके हैं वो मैच इंडिया से, तो वो है। और इसके बाद ये है कि अगर न्यूजीलैंड अपने थोड़े से मेंटल पावर के साथ और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं और फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस आउटिंग क्या हुआ था वहाँ पे, एंड दे गो ऑल आउट फॉर द फाइनल जस्ट वन मोर टू गो, तो न्यूजीलैंड के भी चांसेस अच्छे हैं मेरे ख्याल से। तो इंडिया के चांसेस अच्छे हैं बट न्यूजीलैंड कैन सरप्राइज अस ऑल। तो अब देखते हैं फिर पोस्ट मैच इवेंट के बाद हासिल होंगे तो क्या होता है, उसमें हम देखेंगे क्या एनालिसिस होती हैं, कौन सी टीम ने कैसे परफॉर्मेंस किया है और क्या हमारी जो प्रिडिक्शन थी उसमें कैसे वो फिट बैठे। तो आई सी यू गाइस आफ्टर द मैच फॉर पोस्ट मैच एनालिसिस। आई सी यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब क्रिकेट सर्किट GA YouTube channel, and also share with your colleagues. Thank you very much.